हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आपको पता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, और साथ ही साथ वोकैबुलरी जितना अच्छा रखोगे उतना बढ़िया आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट वर्ड, नेकेड इंपीरियलिज्म। नेकेड इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ डोमिनेशन, है ना। अपना शासन जो थोप के रखते हैं, है ना। राजा जिनको जनता नहीं चुनती है, वो अपने आप अपने पावर के दम पे चुनते हैं, चुने जा एक्चुअली इलेक्ट भी नहीं होते हैं, है ना। उन्हें चूज नहीं किया जाता है, वो अपने पावर के दम पे अपने डोमिनेशन के दम पे वो शासन को अज्यूम करते हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म, है ना। सो नेकेड इंपीरियलिज्म का मीनिंग क्या है? ओपन एंड अनअपोलोजेटिक डोमिनेशन, है ना। कॉलोनियलिज्म है ये। जैसे अभी ट्रंप ने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, तो ये एक तरह से ये इंपीरियलिज्म ही है ना। ये नेकेड इंपीरियलिज्म है, मतलब इनको शर्मिंदगी भी नहीं महसूस हो रही है कि हम कैसे किसी देश के लिए ऐसा कह सकते हैं, है ना। सो नेकेड इंपीरियलिज्म, दिस इज ओपन एंड अनअपोलोजेटिक। इनको लग भी नहीं रहा है कि हमने कुछ गलत किया है, हमें माफी मांगनी चाहिए, राइट। ओपन एंड अनअपोलोजेटिक डोमिनेशन। कॉलोनियलिज्म है ये, एक्सपांशनिज्म है ये। एंटोनिम इसका क्या है? सॉवरेंटी, स्वप्रभुता, है ना, इंडिपेंडेंस। नाउ द ऑथर कॉल्स यूएस एक्शंस नेकेड इंपीरियलिज्म इन वेनेजुएला। जो वेनेजुएला में भी इनका एक्शंस है, उसे भी नेकेड इंपीरियलिज्म कहा जा रहा है आज के एडिटोरियल के ऑथर के द्वारा। चलिए शुरू करते प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वर्ड, अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब होता है फोर्सफुल टेकिंग अवे, है ना। अबडक्शन मतलब क्या? आप किडनैप कर दे रहे हैं, सीज कर ले हैं कोई चीज, राइट, एंड दैट्स फोर्सफुल, राइट। सो अबडक्शन। एंटोनिम क्या होगा? रिलीज और लिबरेशन। द पैसेज alleges द abduction ऑफ अ सिटिंग हेड ऑफ अ स्टेट। जो सिटिंग हेड ऑफ अ स्टेट है, मतलब जो ऑलरेडी कार्यरत है किसी स्टेट का, किसी देश का हेड, यानी कि वहां का प्रमुख कोई कार्यरत है, और आप उसको एबडक्ट कर ले रहे हैं, है ना। सो उसका आरोप लगाया है आज के पैसेज में, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज नेवल ब्लॉकेड। नेवल ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है? मिलिट्री आइसोलेशन बाय सी। मतलब सी के द्वारा अगर आपने किसी को मिलिट्रीली आइसोलेट कर दिया, है ना, अकेला कर दिया, सीज कर दिया, आपने घेर लिया, है ना, एम्बार्गो कर दिया, सो दैट्स नेवल ब्लॉकेड। क्योंकि यहां पे समुद्री रास्ते का प्रयोग हुआ है, सी का प्रयोग हुआ है, और उस तरीके से आपको ब्लॉक किया गया है, अकेला कर दिया गया है कि आप तक कोई पहुंच ना पाए, है ना। सो नेवल ब्लॉकेड है ये। फ्री पैसेज और एक्सेस इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अ नेवल ब्लॉकेड क्रिपल्ड वेनेजुएलाज ट्रेड, है ना। तो एक नेवल ब्लॉकेड जो था, उसकी वजह से क्रिपल हो जाना मतलब अपंग हो जाना। तो नेवल ब्लॉकेड जो हुआ, उसकी वजह से वेनेजुएला का ट्रेड जो है वो अपंग सा हो गया, है ना, कमजोर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब क्या है? पब्लिकली सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, समर्थन करना, पब्लिकली सपोर्ट करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? बैक या अप्रूव। आप किसी चीज को बैक कर रहे हैं, मतलब आप उसको सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा अपोज करना या फिर रिजेक्ट करना। अपोज करना या फिर रिजेक्ट करना, है ना। ट्रंप एंडोर्स्ड द एक्टिंग प्रेसिडेंट। ट्रंप ने किसको एंडोर्स किया? एक्टिंग प्रेसिडेंट को एंडोर्स किया। स्ट्रैंगल करना, एंडोर्स भी वर्ब है, स्ट्रैंगल भी वर्ब है ना। स्ट्रैंगल करना मतलब एक तरह से गला घोट देना, है ना। तो गला आप किसी का घोट रहे हैं, तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं? आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप उसको सिवियरली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्रिपल कर रहे हैं, चोक कर रहे हैं, है ना, उसको सांस नहीं लेने दे रहे हैं, स्ट्रैंगल कर देना, है ना। सो सपोर्ट करना और स्ट्रेंथन करना इसके एंटोनिम होंगे। अगर आप किसी को स्ट्रैंगल कर रहे हैं, किसी को क्रिपल कर रहे हैं, किसी को चोक कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको सांस नहीं लेने दे रहे हो, आप उसको एक तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, है ना। जब हम किसी को अपोज करेंगे तो उसी को हम रोकने की कोशिश करेंगे, राइट। तो उसका एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट और स्ट्रेंथन। सैंक्शंस स्ट्रैंगल्ड वेनेजुएला's इकोनॉमी। तो जो सैंक्शंस लगाए गए, जो बैन लगाए गए, है ना, उसकी वजह से वेनेजुएला का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो स्ट्रैंगल हो गई, मतलब उसका गला घोट दिया गया, रोक दिया गया, है ना, उसको चोक कर दिया गया। कोहेरेंट। नाउ कोहेरेंट इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बताता है। क्या विशेषता बता रहा है? कोई चीज जो लॉजिकली कंसिस्टेंट है, तो हम उसको कोहेरेंट कह सकते हैं।
सिंपली कोई चीज जो लॉजिकल है, कोई चीज जो रीजनेबल है ना, हम उसे कंसिस्टेंट है तो कोहेरेंट कह सकते हैं। एंटोनिम क्या है? कोई चीज कोहेरेंट नहीं है, लॉजिकल नहीं है, मतलब इलॉजिकल है, कंफ्यूज कर देने वाली कोई चीज है ना, तो वो उसका एंटोनिम बन जाएगा। द ऑथर आर्ग्यूज द स्ट्रैटेजी इज कोहेरेंट, कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो कोहेरेंट है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसमैंटल। डिसमैंटल अगेन एक वर्ब है, डिसमैंटल करना मतलब पुर्जा पुर्जा अलग अलग कर देना। जब आप पुर्जा पुर्जा अलग कर दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? डिसबैंड कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हो, टेक अपार्ट मतलब अलग अलग कर देना, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिल्ड करना, इकट्ठा करना, असेंबल करना। डिसमैंटलिंग स्टेट स्ट्रक्चर्स लेड टू केओस इन इराक, कह रहे हैं कि जो स्टेट स्ट्रक्चर्स है उनको जब डिसमैंटल किया गया, पुर्जा पुर्जा अलग किया गया, भिन्न भिन्न किया गया, उसी की वजह से केओस यानी कि अस्त व्यस्त हो गया वहां पे इराक में सारा सिस्टम, है ना। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है आर्म्ड रिबेलियन। इंसर्जेंसी का मतलब होता है आर्म्ड रिबेलियन। रिबेलियन अपराइजिंग, जब हथियार उठा लेते हैं और विद्रोह करते हैं तो ऐसे स्थिति को इंसर्जेंसी कहा जाता है, आर्म्ड रिबेलियन कहा जाता है, अपराइजिंग कहा जाता है ना। एंटोनिम क्या होगा? भाई विद्रोह नहीं है तो शांति है, ऑर्डर है। इंसर्जेंसीज इमर्ज्ड आफ्टर स्टेट कोलैप्स, जब राज्य व्यवस्था जब कोलैप्स हो जाती है, इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाती है, बिखर जाती है, वहां पर इंसर्जेंसी यानी आर्म्ड रिबेलियंस शुरू हो जाते हैं। इंसर्जेंसीज इमर्ज्ड आफ्टर स्टेट कोलैप्स। बैटर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय बैटर्ड? बैटर्ड मतलब सिवियरली डैमेज्ड, बहुत बुरी तरह से धराशायी, उसको हम कहते हैं बैटर्ड। रावेज्ड और वीकेंड। एंटोनिम है स्ट्रेंथेंड या फिर रिवाइव्ड, जिस चीज को मजबूत कर दिया गया, है ना, जिस चीज को रिवाइव कर दिया गया, पुनर्जीवित किया गया, उसे हम इसका एंटोनिम कहेंगे। द इकोनॉमी इज बैटर्ड बाय सैंक्शंस, वहां की इकोनॉमी धराशायी है, किसकी वजह से? सैंक्शंस की वजह से। लगातार एक के बाद एक जो सैंक्शंस लग रहे हैं उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी जो है वो धराशायी है, बैटर्ड है। स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? अब स्ट्रेन मतलब प्रेशर और स्ट्रेस। दिस इज इसको हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रेस और टेंशन। एंटोनिम क्या होगा? ईज करना। किसी चीज को जब हम स्ट्रेस कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, तो उसका एंटोनिम क्या है? टेंशन हटा देना, आराम देना, ईज करना, रिलीफ देना, है ना। हर स्टेटमेंट रिवील्स पॉलिटिकल स्ट्रेन, मतलब स्टेटमेंट में पॉलिटिकल दबाव का एहसास हो रहा है, रिवील हो रहा है, दिख रहा है कि उसके स्टेटमेंट में जो है वो पॉलिटिकल दबाव है, स्ट्रेन है। कंप्लाई अगेन एक वर्ब है, ठीक है। कंप्लाई इज अ वर्ब विच मीन्स एक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड्स, है ना, ओबे करना। कन्फर्म करना, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। कन्फर्म, FO, फॉर्म मीन्स फॉलो करना, ओबे करना, ठीक है। और कन्फर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, CONFIRM, है ना, CONFIRM, कन्फर्म करना मतलब किसी चीज को कन्फर्म। जैसे हमारे पास मैसेज आता है कि आपका टिकट कंफर्म हो गया, टिकट कंफर्मेशन मैसेज मतलब सुनिश्चित हो गया, श्योर हो गया कि हाँ ठीक है टिकट हमारा बुक हो गया है ना। सो कंफर्म एंड कंफर्म, आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट। नाउ एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स है रेजिस्ट करना, यहाँ पे हम ओबे कर रहे हैं, है ना, पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? फॉलो ना करना। ओबे का एंटोनिम हो जाएगा डिफाई, रेजिस्ट करना, है ना। द गवर्नमेंट कंप्लाइड विथ, कंप्लाई के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है विथ, और ये आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट विद द prepositions टॉपिक, ठीक है। सो कंप्लाई के साथ में विथ preposition आएगा। द गवर्नमेंट कंप्लाइड विथ ऑयल डिमांड्स, द गवर्नमेंट कंप्लाइड विथ ऑयल डिमांड्स, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज embarked on, द नेक्स्ट वर्ड इज embarked on। राइट, एम्बार्क का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज शुरू करना। एम्बार्क के साथ में भी फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है ऑन, एम्बार्क ऑन। बिगिन अ कोर्स ऑफ एक्शन, इनिशिएट करना, अंडरटेक करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? कोई चीज जब आप शुरू कर रहे हो तो उसका एंटोनिम क्या है? खत्म कर दिया या त्याग दिया या रोक दिया, अबैंडन कर दिया, हॉल्ट कर दिया, ठीक है। द US embarked on a coercive path, the US embarked on a coercive path।
मराउडिंग का मतलब क्या होता है? अग्रेसिवली प्रिडेटरी। प्रिडेटरी मतलब हमला करने का प्रवृत्ति रखना और अग्रेसिव रहना। रैवेजिंग, रैम्पेजिंग। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है पीसफुल, लॉफुल, कानून कायदे का फॉलो करना, शांति बनाए रखना, है ना। द ऑथर कॉल्स इट अ मराउडिंग पाथ। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है? वसूली, कोर्सिव डिमांड। डिमांड भी कर रहे हैं और वो भी फोर्सफुल, है ना। एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या? कि आप वसूली कर रहे हैं और फोर्सफुल वसूली कर रहे हैं, है ना, ब्लैकमेल कर रहे हैं। कोर्शन मींस फोर्स। एंटोनिम क्या है? नेगोशिएशन करना, बातचीत करना, परमिशन देना। जहां फोर्स नहीं है तो वहां पे स्वेच्छा से कंसेंट आता है ना, तो परमिशन। द ऑथर कॉल्स द डील एक्सटॉर्शन। जो डील हुआ है उसको ऑथर क्या कह रहा है? कि ये कोई डील नहीं है, ये तो कोर्सिव डिमांड है, मतलब फोर्स करके ये डील कराया गया है, तो वो एक्सटॉर्शन है। ठीक है, उसको एक्सटॉर्शन कहा जा रहा है। कंडेम का मतलब क्या है? कंडेम करना मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना। किसी चीज की जब हम आलोचना कर रहे हैं और बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं कंडेम्ड करना, डिनाउंस करना। कंडेम्ड भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, डिनाउंस भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, डिनाउंस्ड और क्रिटिसाइज्ड। एंटोनिम क्या होगा? प्रेज करना, एंडोर्स करना, किसी चीज की तारीफ करना, किसी चीज का समर्थन करना। रशियाज एक्शंस वर कंडेम्ड। रशिया के एक्शंस का कड़ी आलोचना किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। 2 बैचेस आपको मिलेंगे। ठीक है, एक है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, प्योरली फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जहां पे आपका इंग्लिश इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन। 200 से भी ज्यादा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, है ना, वीओडी क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशंस, सभी के सेपरेट क्लासेस हैं। थियोरी भी है और प्रीवियस ईयर्स बेस्ड प्रैक्टिस भी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन है इस बैच में। आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 12 मंथ्स कोर्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम ड्यूरेशन एंड टाइम टेबल। दूसरा है, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना, तो आपके पास बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। एंड अगर आपने IB का एग्जाम दिया है बच्चों और आपका टियर 1 क्वालिफाई हो गया है, तो टियर 2 की तैयारी चल रही है। लाइव ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। बैच IBSA, ठीक है, टियर 2 बैच है, आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। और जब टियर 2 भी क्लियर कर लेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा टियर 3 का बैच। एडमिशन अभी भी ओपन है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके टियर 1 का स्कोर इतना अच्छा है कि और टियर 2 में भी क्वालिफाई कर लेंगे, टियर 2 क्वालिफाइंग है बाय द वे, है ना, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये कोड अगर आप यूज करेंगे YTIB100, तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें आपको मॉक मिलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन मॉक भी है, ऑफलाइन मॉक भी है। ऑनलाइन मॉक तो स्टूडेंट्स कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और दिल्ली या दिल्ली के आसपास कहीं हैं तो आप लोग ऑफलाइन मॉक में भी आ सकते हैं। ठीक है, वील फिगर दैट आउट वंस यू आर डन विद योर टियर 2। कमिंग बैक टू द एडिटोरियल। प्रेशर पॉइंट्स। प्रेशर पॉइंट्स का मतलब क्या है? स्ट्रेस पॉइंट्स, कहाँ पे स्ट्रेस है ना। ऑन ट्रम्प सीकिंग वेनेजुएलाज ऑयल विदाउट कॉस्ट्स ऑफ ऑक्यूपेशन। अब ट्रम्प को क्या चाहिए? वेनेजुएला का ऑयल, वो भी ऑक्यूपेशन, मतलब वहां पे जो कब्जा कर रहे हैं, है ना, तो उसकी कीमत भी नहीं चुकानी उनको। बिना कब्जा के कीमत चुकाए भी उनको वेनेजुएला के ऑयल पर ऑयल हथियाना है वहां का। ठीक है, ट्रम्प्स स्ट्रैटेजी टू कीप पुशिंग Caracas can only lead to a breaking point. Breaking point वो पॉइंट होता है जब सब मतलब एकदम बिल्कुल टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है। ठीक है, वहां से फिर वापस आने का या रिकवरी का चांस बहुत कम होता है ना। अब कह रहे हैं कि ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजी है कि भाई कैराकस को पुश करते रहो, उन पे दबाव डालते रहो, प्रेशर डालते रहो, ये सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट तक ही जाएगा। ये ऐसे स्थिति पे चला जाएगा जहां से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और वापस नहीं आ सकते वहां से। व्हाट इज अनफोल्डिंग इन वेनेजुएला? वेनेजुएला में जो हो रहा है वो नेकेड इंपीरियलिज्म है ना। हैविंग ऑर्डर्ड द अबडक्शन ऑफ अ सिटिंग हेड ऑफ अ स्टेट। उन्होंने ऑर्डर किया कि इसको कब्जे में ले लो। वहां के जो शासन करता हुआ जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो वहां के प्रमुख हैं उस देश के, है ना, उनको कब्जे में लेना, ये नेकेड इंपीरियलिज्म है। एंड इम्पोज्ड अ नेवल ब्लॉकेड। उन्होंने नेवल ब्लॉकेड एक सॉवरेन नेशन पे, सॉवरेन नेशन मतलब जो नेशन अपनी डिसीजंस खुद लेने का अधिकार रखता है,
उस पर अगर आप अपने पावर को जोर जबरदस्ती दिखा के वहां पे नेवल ब्लॉकेड लगा रहे, मतलब नेवी से चारों तरफ से घेर लिया है कि यहाँ कौन जाएगा कौन आएगा वो हमें पता है ना, तो मतलब सीधी बात है कि फिर वेनेजुएला जो है वो इंडिपेंडेंटली ट्रेड भी नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इसको नेवल ब्लॉकेड कह रहे हैं। एक तो नेवल ब्लॉकेड वहां पे लगा दिया है, दूसरे वहां के सिटिंग हेड को कब्जे में ले लिया है, किडनैप कर लिया है, एक तरह से अबडक्ट कर लिया है, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये थोड़ा सा we'll have to see the article here. क्योंकि यहाँ पे एक लाइन विजिबल नहीं है। would now run, declared that Donald Trump would now run Venezuela, ठीक है, that he endorsed acting president Delcy Rodriguez rather than the opposition does not diminish the criminality of these actions। अब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट को एंडोर्स कर रहे हैं और ऑपोजिशन को नहीं, तो इससे उन्होंने जो क्रिमिनल एक्टिविटी किया है उसको डिमिनिश नहीं किया जा सकता। डज नॉट डिमिनिश द क्रिमिनलिटी ऑफ दीज एक्शंस, इट merely रिवील्स their पर्पस। सिर्फ उनका मकसद रिवील हो रहा है, वो किसी दूसरे पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना अपनी कठपुतली वहां पे खड़े करना, ठीक है। तो आप उसको सपोर्ट करोगे, जो वहां पे ऑलरेडी रूल कर रहे थे उनको आप किडनैप करके दूसरे पर्सन को आप बोल रहे हैं हाँ नहीं नहीं हम इनको तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इससे आप जो गलत कर रहे हो उसको हम डिमिनिश नहीं कर सकते हैं, हम उसको भूल नहीं सकते या हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। डज नॉट डिमिनिश द क्रिमिनलिटी ऑफ दीज एक्शंस, इट merely रिवील्स देयर पर्पस। इससे सिर्फ आपका पर्पस दिखता है, विच वॉज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी और नार्कोटिक्स। कहा हम तो डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र और हम नार्कोटिक्स के खिलाफ, ड्रग्स जो है उनके खिलाफ हम वॉर कर रहे हैं, तो ये मकसद नहीं है, ठीक है। विच वॉज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी और नार्कोटिक्स बट अबाउट कंट्रोल ऑफ वेनेजुएलाज ऑयल। वहां पर जो ऑयल है सिर्फ उसका आपको कंट्रोल करना था, ये साफ दिख रहा है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच माइट अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है, जो इनका नजरिया है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। कैसे? help retain the Bolivarian regime while strangling its economic sovereignty। अब वहां पे वो उस रेजीम को कह रहे हैं कि रिटेन भी करना है और वहां की इकोनॉमिक सोवरेनिटी को भी। आप किसी को सपोर्ट करके बोल रहे नहीं नहीं हम तो लोकतंत्र यहाँ पे बनाए रखना चाहते हैं, हम नार्कोटिक्स के खिलाफ यहाँ पे जंग छेड़ रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप उनकी इकोनॉमिक सोवरेनिटी पर कैसे हमला कर रहे हो, आप वहां पे नेवल ब्लॉकेड कैसे कर रहे हो, है ना। तो बातों में ही दिख रहा है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। आप वहां की इकोनॉमी को जो है उस वहां की इकोनॉमी का गला घोट रहे हो। कैसे गला घोट रहे हो? चारों तरफ से आपने नेवी लगा दी है कि यहाँ पे कौन आएगा कौन जाएगा हम देखेंगे, तो ट्रेड तो वो इंडिपेंडेंटली कर नहीं पा रहे हैं, तो कौन से लोकतंत्र को आप सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। बट द लॉजिक इज कोहेरेंट। Washington wants Venezuela's oil without the costs of occupation or the chaos of regime change। अब वो वहां पे regime change भी नहीं होने देना चाह रहे हैं, है ना, वहां पे वो chaos भी नहीं चाह रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन chaos हो जाता है। आप किसी देश पर अगर कब्जा कर रहे हो तो वहां पे chaos होगा। अब वो chaos भी नहीं होने देना चाह रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे पर्सन को वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पे शासन बनाए रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उनको ऑक्यूपाई तो करना ही है और वहां के ऑयल पे कंट्रोल भी चाहिए। इट लर्न फ्रॉम इराक दैट डिसमेंटलिंग स्टेट स्ट्रक्चर्स क्रिएट इंसर्जेंसीज। इराक से उन्होंने ये सीख ले ली है, बहुत स्मार्ट हैं ये, है ना। इराक से उन्होंने सीख ली है कि वहां के स्टेट स्ट्रक्चर को अगर डिसमेंटल कर लिया तो वहां पे इंसर्जेंसी बढ़ेगी, तो हम भी वहां पे नहीं रह पाएंगे, खतरा हो जाएगा, है ना। तो वो वहां पे एक कठपुतली शासन बनाए रखना चाहते हैं जिससे कि वहां पे chaos भी ना हो और वहां पे कंट्रोल भी, वहां का पूरा फायदा भी उठाना चाह रहे हैं। इट बिलीव्स दैट इट इज बेटर टू कैप्चर द एग्जिस्टिंग apparatus। अभी फिलहाल जो चल रहा है बस उसको कैप्चर कर लो, अपने कंट्रोल में कर लो और चलने दो, जो चीजें वहां पे चल रही है वहां पे उनको चलने दो। इट इज बेटर टू कैप्चर द एग्जिस्टिंग apparatus एंड रीडायरेक्ट इट्स फंक्शंस। उसके फंक्शंस को बस रीडायरेक्ट कर दो आप, है ना। अ फॉर्म ऑफ नियो कोलोनियलिज्म, ये कह रहे हैं कि ये नए तरह का कोलोनियलिज्म है, दैट मेंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ स्टेटहुड व्हाइल एक्सरसाइजिंग एक्चुअल कंट्रोल। मतलब वहां पे आप दिखावा तो ऐसे बना के रख रहे हो कि नहीं वहां पे तो जो जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ चल रहा है आपकी कंट्रोल में। ऐसा इस तरह के कोलोनियलिज्म को नियो कोलोनियलिज्म कहा जा रहा है। दिस अरेंजमेंट प्लेसेस मिस्टर रॉड्रिग्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। अब ये अरेंजमेंट में जो कठपुतली बनता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
आप जनता को क्या जवाब दोगे? आप अपने मालिकों को जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको क्या जवाब दोगे? तो जो कठपुतली बनता है तो वो तो डिफिकल्ट पोजीशन में आएगा ही. दिस अरेंजमेंट प्लेसेस मिस्टर रॉड्रिग्स इन अ डिफिकल्ट पोजीशन. द बोलिवरियन मूवमेंट वाज बिल्ट ऑन रेजिस्टिंग प्रिसाइसली दिस काइंड ऑफ अमेरिकन डोमिनेशन. जो बॉलीवुड मूवमेंट हुआ था वो इस तरह की अमेरिकन डोमिनेशन को ही रेजिस्ट कर रहा था. इसी तरह की अमेरिकन डोमिनेशन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. ओवर वेनेजुलाज रिसोर्सेज, वेनेजुला में जो भी रिसोर्सेज है उस पर ये जो अमेरिका डोमिनेट करने की कोशिश करता है, इसी के खिलाफ बॉलीवुड मूवमेंट जो है वो बना था. Yet, her government, battered by a decade of sanctions, must now negotiate with the very power that kidnapped her predecessor. लेकिन अब इनकी ये डिफिकल्ट पोजीशन में तो है ही, है ना. बैटर्ड बाय अ डेकेड ऑफ सैंक्शंस, बैटर्ड मतलब धराशाही. किससे धराशायी है? डेकेड ऑफ सैंक्शंस, 10 साल के सैंक्शंस जो वेनेजुला पे लगे थे, है ना. तो उसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमी धराशायी हो गई है उसको भी उन्हें ठीक करना है ना. इसीलिए उनको उसी सरकार से नेगोशिएट करना पड़ेगा, उसी ताकत से बातचीत करनी पड़ेगी जिसने उनके प्रीडिसेसर को, मतलब पहले जो रूल कर रहे थे उनको जिसने किडनैप किया था, उसी के साथ में समझौता भी करना पड़ेगा. मस्ट नाउ नेगोशिएट विद द वेरी पावर दैट किडनैप्ड हर प्रीडिसेसर. हर स्टेटमेंट ऑन संडे enough already of Washington's orders over politicians in Venezuela reveals the strain that she is under. उन्होंने जो कहा है कि enough already of Washington's orders over politicians in Venezuela, मतलब उन्होंने बोला बहुत हो गया वेनेजुला के पॉलिटिशियंस पर ये जो वॉशिंगटन के ऑर्डर्स है ना, बहुत हो गया, enough of already. ठीक है, enough already, वो बोले ऑलरेडी बहुत हो चुका है ना. तो इससे दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा प्रेशर में है. She has complied with American demands on oil trade and released political prisoners. उन्होंने अमेरिका के जो डिमांड्स हैं ऑयल ट्रेड पर उसको भी मान लिया है, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं एज अ पीस जेस्चर उनको भी रिलीज कर दिया है. बट शी कैन नॉट सरेंडर वेनेजुएलन सॉवरेंटी एंटायरली विदाउट लूजिंग द चावेस्टा बेस दैट सस्टेन्स हर गवर्नमेंट. जो बेस उनके गवर्नमेंट को सस्टेन करता है उसको भी वो लूज नहीं कर सकती, है ना. तो शी कैन नॉट सरेंडर वेनेजुएलन सॉवरेंटी एंटायरली. पूरी तरीके से अगर उन्होंने वेनेजुएला को अधीन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उनको जो सपोर्ट करने वाला चावेस्टा बेस है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा. द मोर प्रेशर वॉशिंगटन अप्लाइज ऑन कैराकस, the more it risks the very instability it claims to want to prevent. जो इंस्टेबिलिटी वो टालने की मंशा रख रहे हैं या दिखा रहे हैं कि हम तो वहां पे स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं. तो जो इंस्टेबिलिटी वो टालना चाह रहे हैं वही इंस्टेबिलिटी आ जाएगा अगर वो लगातार इस तरह का प्रेशर बनाता गया, है ना. अगर कैराकस पे यानी कि वेनेजुएला पे अगर वॉशिंगटन इसी तरह का प्रेशर बनाता गया तो जो टालना चाह रहा है वही होगा, है ना. If the US wanted a productive economic relationship with Venezuela, अगर वेनेजुएला के साथ में एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप उनको चाहिए होता, इट शुड नॉट हैव एम्बार्क्ड ऑन दिस मैरोडिंग पाथ. कह रहे हैं कि ये बर्बादी वाले रास्ते पे उन्हें नहीं जाना चाहिए था अगर उनको एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रिलेशनशिप चाहिए था वेनेजुएला के साथ में. द सैंक्शंस दैट डिवास्टेटेड वेनेजुएलाज इकोनॉमी वर अमेरिकन पॉलिसी. जो सैंक्शंस लगाए, जो रोक लगाए वेनेजुएला की इकोनॉमी पर, है ना, उसी ने वेनेजुएला की इकोनॉमी को बर्बाद किया और ये सारी अमेरिका की ही पॉलिसी थी, है ना. द माइग्रेशन क्राइसिस दैट मिस्टर ट्रंप साइटेड टू जस्टिफाई इंटरवेंशन वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दोज सैंक्शंस, है ना. तो जो उन्होंने सैंक्शंस लगाए उन्हीं की वजह से जो माइग्रेशन क्राइसिस है हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो माइग्रेशन क्राइसिस भी अमेरिका की ही पॉलिसी की वजह से हुआ. नाउ वॉशिंगटन ऑफर्स टू ईज द प्रेशर इट क्रिएटेड. अब वॉशिंगटन कह रहा है कि ठीक है हमने जो प्रेशर बना रखा था हम उसको ठीक कर रहे हैं, बट ओनली इफ वेनेजुएला सबमिट्स टू एक्सक्लूसिव अमेरिकन कंट्रोल ओवर इट्स रिसोर्सेज. ठीक है, ये बढ़िया है, ये बहुत अच्छा तरीका है ना. पहले तो सामने वाले को इतना ज्यादा परेशान कर दो, तंग कर दो, फिर उसके बाद में बोलो कि ठीक है अगर तुम हमारी सारी बात मानोगे तो हम तुम्हारी परेशानी भी तुम लाओ. फिर उसके बाद में कहो कि अगर तुम हम अपने सारे रिसोर्सेज हमें सबमिट कर दो, हमारे अधीन कर दो, तो हम तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और तुम दाता बन जाओ, ऐसा बोल के, है ना. सो दिस इज व्हाट इज द पॉलिसी दैट दे हैव अप्लाइड हियर.
विच इज वेरी वेरी रॉन्ग. दिस इज नॉट डिप्लोमेसी. ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये कूटनीति नहीं है, ये वसूली है. इट इज एक्सटॉर्शन. द वर्ल्ड कैन नॉट रिमेन साइलेंट. दुनिया को शांत नहीं रहना चाहिए. व्हेन रशिया वायलेटेड यूक्रेनियन सॉवरेनिटी, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम्ड इट. जब रशिया ने यूक्रेन की सॉवरेनिटी को वायलेट किया तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कंडेम्ड किया, है ना, इसकी आलोचना की और रशिया पे सैंक्शंस लगाए. मिस्टर ट्रम्प्स डॉनरोय डॉक्ट्रीन थ्रेटन्स नॉट जस्ट वेनेजुला. अब उनकी जो डॉक्ट्रीन है ये वेनेजुला में, ये सिर्फ वेनेजुला के लिए खतरा नहीं है, बट द फाउंडेशंस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्डर. पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर के फाउंडेशंस के लिए ये खतरा है. इफ इट रिमेन्स अनचैलेंज्ड, अगर इसको चुनौती नहीं दिया गया इंटरनेशनली, वो भी, नो नेशन इन द ग्लोबल साउथ कैन बी सेफ. ग्लोबल साउथ में कोई भी नेशन सेफ नहीं होगा. अगर उनकी हिम्मत बढ़ती गई तो आज वेनेजुला है, कल कोई और देश होगा, उनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और ये इसी तरीके से कब्जा करते जाएंगे अगर इनकी इस मनमानी को चुनौती ना दिया गया, चैलेंज ना किया गया तो. सो नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? एनालिटिकल है, डिटैच्ड है, क्रिटिकल है, इंडिग्नेंट है, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, या फिर बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल है? चलिए बताइए. एनालिटिकल है. एनालिटिकल मतलब हम सारी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. एनालिटिकल एंड डिटैच्ड. डिटैच्ड मतलब हम कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम अटैच नहीं हो रहे हैं इससे, है ना. क्रिटिकल एंड इंडिग्नेंट है, या फिर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, हम बहुत सोच समझ के हम पॉजिटिव हो रहे हैं, या बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल है. व्हाट इज द टोन? टोन क्लियरली क्रिटिकल भी है एंड इंडिग्नेंट भी है. ठीक है, क्रिटिकल भी है और इंडिग्नेंट भी है. इंडिग्नेंट मतलब गुस्सा दिख रहा है इसमें कि गुस्सा है. इस इंडिग्नेंट मीन्स टू हैव एंगर, है ना. सो क्रिटिकल भी है, क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है यहाँ पे ट्रम्प की पॉलिसीज को, और गुस्सा भी दिखाया जा रहा है, राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स वेनेजुला? पैसेज के अकॉर्डिंग यूएस की का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेनेजुला की ओर उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? वो बता रहे हैं कि हम तो लोकतंत्र और नारकोटिक लोकतंत्र बचाने के लिए और नारकोटिक्स को खत्म करने के लिए हम ये कर रहे हैं. लेकिन क्या ये उनका मुख्य उद्देश्य है? क्या है उनका मुख्य उद्देश्य अकॉर्डिंग टू द पैसेज? रिस्टोरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्रिवेंटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, गेनिंग कंट्रोल ओवर वेनेजुलाज ऑयल विदाउट डायरेक्ट ऑक्यूपेशन. वहां पे डायरेक्ट ऑक्यूपेशन भी नहीं करना चाहते हैं, है ना, और वहां पे कंट्रोल भी करना चाहते हैं. व्हाई डज द ऑथर बिलीव कंटिन्यूड यूएस प्रेशर कुड डिस्टेबलाइज वेनेजुला? अगर लगातार यूएस प्रेशर करता रहा तो वेनेजुला डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ऐसा ऑथर को क्यों लगता है? ये पॉलिटिकल ऑपोजिशन को स्ट्रेंथन करता है, ये डेल्सी रोड्रिग्स के इंटरनेशनल स्टैंडिंग को अंडरमाइन करता है, इसलिए ये फोर्स करता है गवर्नमेंट को टू कंसीड सॉवरेनिटी रिस्किंग लॉस ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट. हाँ, ये है, दैट्स द आंसर, कि डोमेस्टिक सपोर्ट ही जब उनका खत्म हो जाएगा. आप मान लीजिए कि आप किसी सरकार को आप वोट दे रहे हैं और वो सरकार लगातार वही किए जा रहा है जिसके लिए वो आपको जवाबदेही नहीं है, जो आप नहीं चाहते हैं, है ना, वही सरकार बार बार किए जा रहा है, बार बार किए जा रहा है, तो आप कब तक उस सरकार को सपोर्ट करोगे? नहीं सपोर्ट करोगे, राइट. और जब आप उस सरकार को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो सरकार टिकेगी कैसे? आप विद्रोह के मोड में आ जाएंगे, कभी ना कभी आप विद्रोह के मोड में आ जाएंगे. तो जब विद्रोह के मोड में आ जाएंगे लोग तो सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, राइट. सो इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू कंसीड सॉवरेनिटी रिस्किंग लॉस ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट. वोकैबुलरी देखते हैं. एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज. म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज मतलब बातचीत करके, चल ठीक है, मतलब थोड़ा तुम समझो थोड़ा हम समझे, वो म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज है. कोर्सिव डिमांड अंडर थ्रेट, धमकी दी जा रही है, फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो एक्सटॉर्शन होता है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है. द माइग्रेशन क्राइसिस दैट मिस्टर ट्रम्प साइट्स टू जस्टिफाई, है ना, to justify intervention were a consequence of sanctions. So एक यहां पे एरर है और एक यहां पे एरर है. The migration crisis was a consequence of sanctions. The migration crisis that Mr. Trump cites, Mr. Trump के अकॉर्डिंग हम cites लिखेंगे,
और द माइग्रेशन क्राइसिस का वर्ब यहां पे है, was a consequence of sanctions. The migration crisis which Mr. Trump cited, यहाँ पे V2 यूज कर लिया है तो ये तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, to justify intervention was a consequence of sanctions. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. whom हम नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे या तो दैट कहेंगे या तो विच कहेंगे, है ना. नॉन लिविंग है क्राइसिस, तो नॉन लिविंग है. whom हम यूज करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए. तो इस एरर की वजह से थर्ड सेंटेंस गलत है. द माइग्रेशन क्राइसिस दैट मिस्टर ट्रम्प साइटेड टू जस्टिफाई, यहाँ पे ये सही है बट ये अभी भी गलत है, द माइग्रेशन क्राइसिस. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, राइट. नाउ द डॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन मेंशन्ड इन द पैसेज रिफर्स टू, ये डॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन ये किससे संबंधित है? ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मोनरो डॉक्ट्रिन, रोजवेल्ट या फिर निक्सन डॉक्ट्रिन? ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. इस पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ सकता है, ठीक है. थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये किससे संबंधित है. अब डिस्कशन पॉइंट इज इकोनॉमिक कोर्शन जस्टिफाइड इन फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी में क्या इकोनॉमिक कोर्शन मतलब आर्थिक जबरदस्ती एक तरह से, है ना, आर्थिक दबाव जस्टिफाइड है क्या फॉरेन पॉलिसी में? हाँ या ना? कंट्रोवर्शियल सवाल है. अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो ये कंट्रोवर्शियल है. इसका हाँ भी निकलता है आंसर, ना भी निकलता है, लेकिन आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो वो मैटर करता है, ठीक है. अब की पॉइंट्स कुछ है यहाँ पे आपके पास, आप इन की पॉइंट्स को देखेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की कोशिश करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या सोचना है, क्या राय है इस बात पर कि क्या इकोनॉमिक कोअर्शन इकोनॉमिक कोअर्शन जो है जस्टिफाइड है, जायज़ है क्या फॉरेन पॉलिसी में? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.